हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का जो है चैप्टर 2 करेंगे, भोजन के घटक। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री की 6th, 7th, 8th क्लास की बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब हम 6, 7, 8 की जो है साइंस की बुक करेंगे। तो देखिए, साइंस का पहला चैप्टर हमने किया था कल, और आज हम इसका दूसरा चैप्टर करेंगे, भोजन के घटक। इसमें ये बताया गया है कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से जो है केवीएस 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया पीआरटी में। पीआरटी का 28 तारीख वाला जो पेपर था, उसमें जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड्स देखिए, इस चैप्टर को हम ध्यान से पढ़ेंगे। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकते हैं, तो दूसरे में चावल, सांभर और भिंडी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन अवश्य होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस या कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती हैं। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इन्हें सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि यह हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार के विभिन्न खाद्य पदार्थों को इस तरह से वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर का विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, तो देखिए फ्रेंड्स, ये पंजाब में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। मक्के की रोटी है, राजमा है, सरसों का साग है, दूध दही है। और आंध्र प्रदेश में किस तरह के व्यंजन खाए जाते हैं? वहाँ पर चावल है, अरहर की दाल है तथा रसम है, जिसको चारू कहते हैं, कुंदरू है, मट्ठा, घी और अचार है। तो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के भोजन किए जाते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो हम पोषक किसको कहते हैं? जो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक घटक होते हैं, उन्हें जो है पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है। तो देखिए, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी हैं, वो देखिए वो क्या क्या रुक्षांश है और जल हैं। ये भी जो है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जरूरी नहीं कि एक तरह के भोजन में एक ही पोषक उपस्थित हो, उसमें एक से ज़्यादा पोषक उपस्थित हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षण की सारणी 2.2 में लिखें। तो फ्रेंड्स, जो ये परीक्षण बताए गए हैं, यहीं से केवीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है पीआरटी में। ये मैं आपको आगे पूरा डिटेल में समझाऊंगी। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपने परीक्षण इन पर या किसी अन्य उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किस में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं? मंड तथा शर्करा के रूप में पाए जाते हैं।
तो हमारे भोजन में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं? मंड तथा शर्करा के रूप में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से दो क्वेश्चन केवीएस में जो है दो क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में क्या क्या होता है, तो उसमें ऑप्शन में दिया गया था मंड। तो ये हमारा आंसर था कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, ये मंड और शर्करा। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से पूछा गया था और दूसरा क्वेश्चन जस्ट इसके बाद से जो ये दिया गया है यहाँ से पूछा गया था। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, केवीएस में 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। तो उसमें ये पूछा गया था कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, तो उसमें टिंचर आयोडीन की जो है कुछ बूंदें मिला दी जाती हैं। इससे जो आयोडीन का तनु विलयन बनकर तैयार हो जाता है। देखिए उसमें आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जो है कुछ बूंदें डाली जाती हैं, इस बात को याद रखिएगा। और कॉपर सल्फेट विलियम 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बनता है। तो कॉपर सल्फेट विलयन कैसे बनता है? 100 मिलीलीटर जल में जो है 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बनता है। देखिए उसमें तो जो है टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदें डाली गई थी, लेकिन इसमें कॉपर सल्फेट विलयन में जो है 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोला गया है। मैं आपको ये बार बार रिपीट करके बता रही हूँ। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। तो अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन कैसे बनेगा? 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉपर सल्फेट विलयन के लिए तो कितना 2 ग्राम कॉपर सल्फेट विलयन डाला गया था, और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा विलयन से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। देखिए टिंचर आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जो है कुछ बूंदें डाली गई थी। कॉपर सल्फेट विलयन बनाने के लिए 100 मिलीलीटर जल में जो है 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाला गया था, और ये कास्टिक सोडा विलयन बनाने के लिए 200 मिलीलीटर जल में जो है 10 ग्राम कास्टिक सोडा विलयन डाला जाता है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम उसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। ये देखिए आगे इस मंड के लिए जो है परीक्षण करके दिखाया गया है कि कैसे हमें पता चलेगा कि किसी खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित है। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो मंड की उपस्थिति को कौन सा रंग दर्शाता है? नीला रंग या काला रंग जो है खाद्य पदार्थ में मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। ये देखिए ये यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये आलू के कुछ टुकड़े लिए गए हैं और इसमें जो है आयोडीन विलयन डाला गया है, कुछ बूंदे आयोडीन विलयन डाला गया है। जब इसका रंग नीला हो जाता है तो इससे यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में जो है कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित है। तो नीला या काला रंग हो जाता है जिससे हमें पता चलता है कि इसमें मंड उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किस में मंड है। अब देखिए प्रोटीन के लिए परीक्षण डालते हैं। तो नीला या काला रंग हो जाने पर तो हमें पता चलता था कि खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित है। अब जो है प्रोटीन का हम करेंगे कि प्रोटीन का हमें कैसे पता चलता है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? पहले उसका हमें चूर्ण बनाना पड़ता है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंदे जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। तो जल कितना डालना? उसमें 10 बूंदे जल डालकर जो है उस मिश्रण को जो है हिलाना है। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद, तो 10 बूंद तो हमें उसमें जल की डाली थी और 2 बूंद जो है कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन। 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन और 10 बूंद का कास्टिक सोडा विलयन जो है हमें उसमें डालनी है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ है? ये देखिए कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट। तो कास्टिक सोडा कितना डाला था? 2 बूंदे, और कॉपर सल्फेट कितना डाला था? 10 बूंदे। और जो है उसमें तो ये देखना कि अब उसका रंग बैंगनी हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो प्रोटीन की उपस्थिति को जो है कैसा रंग दर्शाता है? बैंगनी रंग। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है कौन सा रंग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है? नीला
या फिर काला रंग जो है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है और बैंगनी रंग जो है प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब देखिए वसा के लिए परीक्षण, ये बहुत ही आसान है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से अलग होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता। तो वसा की उपस्थिति का हमें कैसे पता चलता है? यदि कागज पर तेल का धब्बा है तो इससे हमें वसा की उपस्थिति का पता चलता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है, और तेल का धब्बा रह जाता तो हमें यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? हाँ फ्रेंड्स, होते हैं। क्या आपने कोई ऐसे खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी। तो हमारे भोजन में जो है कौन कौन से पोषक होते थे, हमने ये शुरू में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण जो है ये आदि पोषक तत्व होते थे। तो विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थ में उपलब्ध होते रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्या आवश्यकता होती है? देखिए, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। तो ऊर्जा प्राप्त करने वाले भोजन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित होता है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। तो वसा कहाँ से, ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से और वसा से, इन दोनों से ही हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा की समान मात्रा में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कम ऊर्जा मिलती है और वसा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। लेकिन इसका मतलब फ्रेंड्स ये नहीं है कि हम ऊर्जा के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़कर सिर्फ वसा का ही प्रयोग करें। ऐसा करना भी बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है। हमें प्रॉपर मात्रा में ही कार्बोहाइड्रेट्स और वसा को जो है लेना होता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो ऊर्जा देने वाला भोजन कौन कौन सा होता है? जिसमें वसा हो और कार्बोहाइड्रेट्स हो। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन ही ऊर्जा देने वाला भोजन होता है। अब देखिए इस चित्र में जो वसा के कुछ स्रोत और कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ स्रोत दिखाए गए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमें गेहूं से, चावल से, बाजरे से, मक्के से, आम से, तरबूज से, पपीता से और गन्ने से, आलू से और शकरकंदी से। तो जो है इन सभी तत्वों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। अब देखिए वसा के कुछ स्रोत दिखाए गए हैं। ये जो है इसमें जो है जंतु स्रोत हैं, यानी कि जो हमें जंतुओं से मिलता है वो वसा के स्रोत। मांस है, घी है, दूध है, मक्खन, क्रीम, अंडा, मछली, ये सभी जो है फ्रेंड्स जंतु स्रोत हैं, वसा प्राप्त करने के जंतु स्रोत हैं। और वसा प्राप्त करने के पादप स्रोत जो हैं ये सभी हैं। उसमें क्या क्या शामिल है? तिल है, गिरी है, मूंगफली है, सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, सोयाबीन का तेल है। तो ये वसा से प्राप्त होने वाले जो हैं पादप स्रोत हैं। फ्रेंड्स ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। प्रोटीन के कुछ स्रोत देखिए, प्रोटीन के पादप स्रोत और जंतु स्रोत जो है इसमें दिखाए गए हैं। तो प्रोटीन के पादप स्रोत कौन कौन से हैं? चना है, मूंग है, मटर है, तुअर दाल है, राजमा है, सोयाबीन है। यानी कि जो विभिन्न तरह की दालें हैं, फली हैं, उनमें जो है क्या उपलब्ध होता है? उसमें जो है प्रोटीन उपलब्ध होता है और ये पादप स्रोत हैं। अब प्रोटीन के जंतु स्रोतों की हम बात करते हैं। मांस, मछली, पनीर,
अंडा, दूध, इन सब से जो है हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। देखिए, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट्स को कौन सा भोजन कहते थे? ऊर्जा देने वाला भोजन। अब देखिए, शरीर की वृद्धि के लिए जो है प्रोटीन वाले भोजन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। तो शरीरवर्धक भोजन किसको कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को। और ऊर्जा देने वाला भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट्स और वसा युक्त वाले भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। और प्रोटीन युक्त भोजन को जो है शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। तो हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने वाले विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको ध्यान से पढ़िए। त्वचा और आँखों के लिए कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है? विटामिन ए। और विटामिन सी जो है बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो विटामिन कौन सा विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करता है? तो है विटामिन सी। और विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो विटामिन डी किस में सहायता करता है? अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब देखिए, इस चित्र में जो है विटामिन के स्रोत दिखाए गए हैं। तो विटामिन ए के कुछ स्रोत। विटामिन ए हमने अभी अभी पढ़ा किस में हमारी सहायता करता है? विटामिन ए त्वचा और आँखों के लिए जो है विटामिन ए, आँखों के रोगों के लिए विटामिन ए बहुत अधिक जरूरी है। तो विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन ए हमें मिलता है आम से, गाजर से, मछली के तेल से, दूध से और पपीते से। फ्रेंड्स, इसको याद करिए, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कराती हूँ। तो विटामिन ए कहाँ से मिलता है? आम से, मछली के तेल से, दूध से, गाजर से और पपीते से जो है विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी कहाँ से मिलता है? विटामिन बी मिलता है यकृत से, गेहूं से और चावल से। एक मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थे विटामिन बी के कुछ स्रोत। चावल है, गेहूं है, यकृत है। और विटामिन ए के स्रोत हम फिर से रिवाइज करते देखिए, दूध, मछली का तेल, आम, गाजर और पपीता जो है विटामिन ए के स्रोत हैं। और विटामिन सी के स्रोत कौन से हैं? संतरा है, टमाटर है, अमरूद है, मिर्च है, नींबू है, आंवला है। तो हम इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो खट्टी होती हैं उनमें कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। विटामिन सी तो किस किस में होता है? संतरे में, अमरूद, देखिए जैसे संतरा खट्टा होता है, टमाटर खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है, आंवला खट्टा होता है, मिर्चें तीखी होती हैं, और ये अमरूद, जो इन सभी से जो है हमें विटामिन सी मिलता है। अब विटामिन डी के कुछ स्रोत देखिए, दूध है, मक्खन है, मछली है, अंडा है, यकृत है। तो ये विटामिन डी के स्रोत हैं। विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, मक्खन, अंडा, मछली, यकृत, ये जो है विटामिन डी के स्रोत हैं। अब ये हमने पढ़ा था कि विटामिन ए जो है त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, सी रोगों से लड़ने में मदद करता है, डी अस्थियों और दांतों में के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की सहायता करता है। तो ये तो जो है थे विटामिन सी के स्रोत थे। अब हम यहाँ इस चित्र में हमारे भोजन के लिए जो है खनिज लवण भी बहुत ज़रूरी है। अब हम खनिज लवण के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, खनिज लवण में जो है आयोडीन के स्रोत कौन कौन से हैं? पालक, अदरक, ये मछली, मांस, ये जो है विटामिन, ये आयोडीन के स्रोत हैं। और फास्फोरस के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, केला, मिर्च, ये गेहूं और चावल, ये जो है फास्फोरस के स्रोत हैं। लोह के कुछ स्रोत कौन कौन से हैं? पालक है, यकृत है, ये अनानास है और ये सेब है। तो ये जो है लोह के स्रोत हैं।
और कैल्शियम के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध है, अंडा है, ये जो है कैल्शियम के स्रोत हैं। देखिए विटामिन डी जो है हमें वो जो पोषक तत्व मैंने आपको ये यहाँ पर दिखाए थे कि दूध, मांस, मछली, अंडा, घी, मक्खन इनसे मिलते। इसके अलावा हमें विटामिन डी जो है सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में भी विटामिन डी बनता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। तो विटामिन डी और हमें कहाँ से मिलता है? दूध, मांस, मछली, अंडे के अलावा जो है सूर्य से भी हमें विटामिन डी मिलता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। अल्प मात्रा में जो खनिज लवणों की भी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के स्रोत जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, फास्फोरस है, लोह है, ये देखिए लोह के स्रोत, फास्फोरस के स्रोत, आयोडीन के स्रोत, कैल्शियम के स्रोत, तो ये जो है हमें विभिन्न पदार्थों से हमें मिलते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। देखिए मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जरूरी नहीं कि एक खाद्य पदार्थों में सिर्फ एक ही पोषक हो, नहीं, अधिकांश खाद्य पदार्थों में जो है एक से ज़्यादा पोषक उपलब्ध होते हैं। देखिए हमने देखा कि देखिए जैसे चावल है, इसमें ये गेहूँ है, ये विटामिन बी का भी स्रोत है और फास्फोरस का भी स्रोत है। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा में अधिक हो सकती है। देखिए उदाहरणतः चावल में जो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स दूसरे पोषकों में भी होता है, लेकिन चावल में जो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। तो चावल कैसा समृद्ध भोजन है? कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन। और कार्बोहाइड्रेट्स से हमें क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स? ऊर्जा। तो चावल कैसा भोजन हो गया? ऊर्जा देने वाला भोजन। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। देखिए जैसा हमने पहले पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण के अलावा जो है हमें आहारी रेशों और जल की भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। तो रुक्षांश हमें कहाँ से प्राप्त होता है? साबुत खाद्यान्न से, दाल से, आलू से, ताजे फलों से और सब्जियों से। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो रुक्षांश हमारी कैसे सहायता करते हैं? बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में जो है रुक्षांश हमारी सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो जल कैसे हमारे शरीर की सहायता करता है? पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो जल किस तरह से सहायता करता है? मूत्र और पसीने को हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। यानी कि जल की आपूर्ति सिर्फ जल से ही नहीं होती है, बल्कि जो द्रव जल है, दूध है, चाय है, इनसे भी जो है जल की आपूर्ति होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो हाथ लगाने पर गीली महसूस होती हैं सब्जियां, उनसे भी जो है हमारे शरीर में जल की आपूर्ति होती है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि जल पीने से ही हमारे शरीर में जल की आपूर्ति होती है। जल की आपूर्ति जो है और कुछ भी हम यदि लिक्विड लेते हैं या फिर सब्जियां खाते हैं उनसे भी हमारे शरीर को जो है जल मिलता है। देखिए यहाँ पर ये बताया भी गया, एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या आप ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? तो जिसको काटते समय आपके हाथ गीले होते हैं वहाँ से भी हमें जल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है।
इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। अब देखिए संतुलित आहार कौन सा होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक और न ही कम होना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना आवश्यक है। तो रुक्षांश किस में सहायता करता है? बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में। इसलिए वो भी जो प्रॉपर मात्रा में हमारे भोजन में उपयुक्त होना चाहिए, नहीं इंक्लूड होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसे एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए प्रतिदिन भोजन जो आप करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा सभी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है, यानी कि थोड़ा भोजन करके भी वह संतुलित भोजन ले सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए तथा इसके पोषक तत्व ताकि इसके पोषक तत्व जो है नष्ट ना हो। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी सभी अवयव होते हैं? क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ फ्रेंड्स, उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की भी हानि हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसको फेंक दिया जाता तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की जो है हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी कैसे नष्ट हो जाता है? गर्मी से जो विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को भी सम्मिलित करें? इसलिए हमें जो है आहार में फल और कच्ची सब्जियां भी लेनी चाहिए। बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन हमें अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निस्संदेह नहीं। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि केवल वसा लेने से हमारे शरीर में जो है ऊर्जा की पूर्ति हम ऐसे करना चाहें तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इतना अधिक वसायुक्त खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। तो मोटापे का कारण क्या है? वसा। अभावजन्य रोग। अब यहाँ हम अभावजन्य रोग के बारे में पढ़ेंगे। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। यानी कि जब संतुलित भोजन का अभाव रहता है तो उससे अभावजन्य रोग हो जाते हैं। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग और विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पैचिस आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूर्ण तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों, खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां हो सकती हैं।
सब ये जो है सारणी में आगे मैं आपको दिखाऊंगी। सभी अभावजन्य रोगों को संतुलित की रोकथाम संतुलित आहार से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। तो देखिए, विटामिन ए की कमी में कौन सा रोग होता है? अक्षीणता, दृष्टिहीनता। और उसके लक्षण क्या क्या हैं? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1 की कमी में जो है बेरी रोग होता है। इसके लक्षण क्या है? दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा में कमी। विटामिन C की कमी में जो है सकरवी रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन D की कमी में जो है रिकेटस रोग होता है। इसके लक्षण क्या है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी में जो है अस्थियां और दंतक्षय होता है। इसके लक्षण कमजोर अस्थियां और दंतक्षय। आयोडीन की कमी में जो है घेंगा रोग हो जाता है, गोइटर। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, तो ये आयोडीन की कमी में होता है। लोह की कमी में जो है अरक्तता रोग होता है, जिससे कमजोरी आती है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का चैप्टर। इसके जो है कुछ ये रिक्त स्थान हम कर लेते हैं। विटामिन D की कमी में कौन सा रोग होता है? रिकेटस। बेरी रोग जो है B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन C के अभाव में जो है सकरवी रोग होता है, सकरवी। ये हमारे भोजन के अभाव में रतौंधी होता है, ये इस चैप्टर में नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।